हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ड का फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ फिजिक्स को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फिजिक्स। तो देखो, ह्यूमन बीइंग की, हमारी मानव की हमेशा से हमारे आसपास जो चीज़ें घटती रहती है, जो हमारे आसपास जो घटनाएं होती है उसके बारे में हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है। हम हमेशा से सोचते आए हैं कि दिन रात क्यों होता है, ज्वालामुखी क्यों फटता है, एक के बाद दूसरा सीज़न क्यों आता है, कि गर्मी के बाद बारिश ही क्यों आती है, बारिश के बाद फिर से ठंड क्यों आती है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है, टाइड्स वगैरह, जो हमें रात के समय सेलेस्टिकल बॉडीज़ दिखती है, स्टार्स वगैरह दिखते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, कैसे है, कहाँ है, किस चीज़ का कैसे फॉर्मेशन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मानव को हमेशा, मनुष्य को हमेशा से ही क्यूरोसिटी रही है। और उस क्यूरोसिटी के कारण ही हमने उसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ की है। और वो उस स्टडीज़ से ही ये जो साइंस है, जो फिज़िक्स है, उसका मतलब उसके बारे में हमने स्टडी की, उसका जन्म हुआ है। तो जितना पुराना मानव जाति है उतना ही पुराना क्या है, हमारा साइंस है। और मनुष्य शुरू से ही साइंस के बारे में स्टडी करता आया है। और आज का जो मॉडर्न साइंस और फिज़िक्स या यूँ कहे टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी का बेस भी जो शुरू के समय से ही जो हम जिस बारे में स्टडी करते आए हैं, वो शुरू से जो हम स्टडी की है वो स्टडी ही आने वाले या जो अभी जो टेक्नोलॉजी है उसका बेस है। तो जो सबसे पहला हमारा वर्ड है साइंस। तो साइंस वर्ड कहाँ से निकल कर आया है? तो जो साइंस वर्ड है वो निकल कर आया है साइंटिया से। ठीक है, साइंस वर्ड कहाँ से निकल कर आया है? साइंटिया। साइंटिया जो वर्ड है लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड है शायद, हाँ लैटिन वर्ड है। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है टू नो। इसका मीनिंग क्या होता है? टू नो। इसी टाइप से जो हमारा संस्कृत वर्ड है, संस्कृत में साइंस को साइंटिया से ही क्या निकल के आया है? साइंस। साइंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो। इसी टाइप से जो संस्कृत में वर्ड है हमारे विज्ञान, क्या है? विज्ञान। और अरेबिक वर्ड जो है इल्म, इन सभी का मतलब भी अप्रोक्सीमेट वही होता है, क्या? नॉलेज। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब एक ही है, साइंस। तो साइंस निकल के आया है साइंटिया से, और इसी का हमारा संस्कृत वर्ड है विज्ञान, और अरेबिक वर्ड क्या है? इल्म। तो डिफरेंट टाइप्स का जो नॉलेज हम नेचर से हमें मिलता है, उस नॉलेज की ही हम स्टडी करते हैं, उसमें प्रेडिक्शन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, और फिर जो हमारे आसपास के जो बहुत सारे फिनोमेना है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं? एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्शन। या इसके अलावा हम इससे पहले और अगर बात करें तो हमारे आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि भाई जैसे भविष्यवाणी होती है कि 24 घंटे में विशाखापट्टनम में तूफ़ान आने वाला है, या यहीं पर कहीं पर चक्रवात बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो ये मौसम वैज्ञानिक कैसे प्रेडिक्शन करते हैं? तो आसपास के एटमॉस्फेयर को, बादलों की बनावट को, हवा की स्पीड को, सभी को देखते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन से प्रेडिक्शन किया, प्रेडिक्शन से क्या किया, फिर उस प्रेडिक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ये मॉडिफाई करते हैं। फिर उस मॉडिफिकेशन के आधार पे कि हाँ बोल दिया कि विशाखापट्टनम में अगर कोई तूफ़ान आने वाला है तो उस तूफ़ान से लोगों को बचाने के लिए वहाँ से उन लोगों को हटा देते हैं। तो ये हमने उस फिनोमेना को क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। उससे जो नुकसान होने वाला था उसको कंट्रोल कर दिया। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि हम साइंस में क्या करते हैं? हम साइंस में करते हैं एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंट एंड प्रेडिक्शन। कि जो साइंस है, साइंस में होता है क्या है? साइंस में हम सिस्टमेटिक अटेम्प्ट में किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, और जितना पॉसिबल, जितना डीप में हम स्टडी कर सके उतनी डीप में हम स्टडी करते हैं। साइंस का मीनिंग तो ये हो गया, साइंटिया टू नॉलेज या नॉलेज। इसमें करते क्या है? तो साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू नो एनीथिंग
as much in deep as much as possible, कि किसी भी चीज़ को डीप में सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना ही क्या है, साइंस है। अब साइंटिफिक मेथड क्या है, तो साइंटिफिक मेथड साइंस में हम पहले एक्सप्लोर करते हैं, पहले देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट, उसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उसके बेसिस पर क्या करते हैं, प्रेडिक्शन, कि हाँ हमने देखा कि ये चीज़ें हो रही है। कि मनुष्य ने शुरू से देखा होगा कि पहले बारिश आई, फिर बारिश के बाद क्या आई, ठंड, फिर ठंड के बाद क्या आई, गर्मी। तो उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि हाँ हमेशा गर्मी के बाद बारिश ही आएगी। तो ये उनका क्या हो गया, प्रेडिक्शन हो गया। फिर अब साइंटिफिक मेथड क्या है, तो साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड में कुछ पर्टिकुलर्स स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप तो क्या है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, कि किसी भी चीज़ का हम सबसे पहले तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है, कि बारिश, बारिश के बाद ठंड, ठंड के बाद फिर गर्मी, तो उसका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन के बाद हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कि किसी भी चीज़ का फिर लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बेसिस पर, कि हाँ हमने देखा कि ये चीज़ हो रही है, फिर उसी के बेसिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव उसकी रीजनिंग होती है, उसमें तर्क लगाते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है उसका रीज़न। फिर उसके बाद हम देते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि एक कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया कि हाँ इस इक्वेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस टाइप से मोशन कर रहा है, अगर इसको ऊपर फेंकेंगे तो कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा, कितनी देर में नीचे आएगा, उसकी एक मैथमेटिकल मॉडलिंग दे देते हैं। फिर उसी की बेसिस पर प्रेडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद लास्ट में हमने जो भी थ्योरी दी है उसको वेरीफाई करते हैं कि वो थ्योरी ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर फॉल्स है तो फिर उसमें फिर से हम मॉडिफिकेशन करते हैं। साइंस में बिल्कुल बोल्ड स्टेटमेंट का भी रोल है, कि भाई कुछ भी कल्पना कर दो, कि बोल दो कि हाँ किसी साइंटिस्ट, बहुत से पहले क्या रहते थे, कुछ साइंटिस्ट बोल देते थे कि हाँ ऐसा होता है, वो प्रूफ करके नहीं बताते थे, बस बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा। फिर इसका भी मतलब रोल है साइंस में, कि इसे भी जगह है कि हाँ आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट स्टेटमेंट दे सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा, लेकिन वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट कब होगा, वो स्टेटमेंट तभी एक्सेप्ट होगा जब हम उसको किसी एक्सपेरिमेंट से, किसी ऑब्जर्वेशन से प्रूव करके बताएंगे कि हमने इमेजिन तो कर लिया, कल्पना तो कर ली, स्टेटमेंट तो दे दिया कि ऐसा होता होगा, लेकिन वो साइंस में एक्सेप्टेड कब होगा, वो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब हम उसका प्रूफ बताएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि साइंस में कोई भी, साइंस बहुत ही डायनामिक है। साइंस में ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी दे दी 400 साल पहले तो आज तक वही थ्योरी चली आ रही है। हो सकता है टाइम टू टाइम उस थ्योरी में कोई ना कोई मॉडिफिकेशन होता है। कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिस पर सभी साइंटिस्ट एक मत हो जाए कि हाँ ऐसा ही है। किसी का कुछ अलग बोलना रहता है, किसी का कुछ अलग बोलना रहता है, लेकिन जो मैक्सिमम जिस पर सभी का मत हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है, उसको एक्सेप्ट, उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और समय समय पर बहुत सारी थ्योरीज़ में मॉडिफिकेशन भी होता रहता है। जैसे कि जो निकोलस नाम के साइंटिस्ट थे, निकोलस कोपरनिकस ने प्रेडिक्ट किया था कि जो सन है, सन प्लैनेट्स के सेंटर में, कि ये सन है और उस सन के सराउंडिंग प्लैनेट्स क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं। ये हेलिसेंट्रॉइड मॉडल का प्रेडिक्शन किसने किया था, निकोलस कोपरनिकस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। फिर उसके बाद टाइको ब्रा नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उस पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए कि क्या ऐसे प्लैनेट्स के सन के अराउंड मोशन करते हैं तो कैसे पाथ पर मोशन करते हैं। टाइको ब्रा ने उस पर ऑब्जर्वेशन लिए। उन ऑब्जर्वेशंस का स्टडी किसने किया, जॉन्स केपलर ने। उन ऑब्जर्वेशंस की स्टडी किसने की, जॉन्स केपलर ने। और केपलर ने कहा कि ठीक है सन के अराउंड प्लैनेट्स मोशन तो करते हैं, लेकिन उसका जो पाथ है वो पाथ सर्कुलर नहीं होता, वो पाथ कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है। उसका पाथ सर्कुलर नहीं होते, कुछ इस टाइप से अंडाकार होता है, एलिप्टिकल होता है। तो मॉडल तो था, उसने मॉडल तो दिया हुआ था, बस उन्होंने जॉन्स केपलर ने क्या कर दिया, उस मॉडल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से जो पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स चलती थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत ही एक्सेप्टेबल और बहुत ही सक्सेसफुल मैकेनिक्स है, और वो जो अभी तक मान्य है। लेकिन जो एटॉमिक लेवल है, एटॉमिक लेवल
पर कि बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे थे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक उसमें था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक क्या था? एक इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उसके बाद हमें एक नई मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट रही, तो वहाँ से आया क्वांटम मैकेनिक्स। क्या आया? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ने फिर एटॉमिक लेवल पर स्टडी की, एटॉमिक न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी की, और मॉलिक्यूलर जो कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने में हमें मदद मिली। किसकी हेल्प से? क्वांटम मैकेनिक्स के। एक साइंस जो साइंस है या जो फिज़िक्स है उसको दो मेन ब्रांचेज में डिवाइड किया है। एक है क्वांटम मैकेनिक्स और एक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पर डील करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, फिनोमेनास को एक्सप्लेन करता है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो एटॉमिक लेवल, छोटे लेवल पर, बहुत ही माइक्रो लेवल पर डील करता है। तो पहले तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, उसको हम समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर जब एटम्स की डिस्कवरी हुई, उसके पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, फिर जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हमने वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट रही? एक नई मैकेनिक्स हम लेकर आए। उस मैकेनिक्स को हमने क्या कहा? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। फिर अब उसके बाद अगर हम फिज़िक्स की बात करें, तो जो साइंस है, साइंस के ही 3 पार्ट्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कि जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस में ही 3 पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री में केमिकल्स वगैरह का आप लोग पढ़ते हो, बायोलॉजी में प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो। और जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स का मतलब होता है नेचर। फिज़िक्स जिस वर्ड से निकल कर आया है उस वर्ड का मतलब क्या होता है? नेचर। तो इसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं। फिज़िक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? नेचर की। फिज़िक्स के कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन देना पॉसिबल भी नहीं है और हम दे भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी जनरली हम फिज़िक्स में क्या करते हैं? नेचुरल लॉज को स्टडी करते हैं, नेचुरल लॉज को स्टडी करते हैं और उन लॉज की हेल्प से बहुत सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास 2 और कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक चीज़ और रह गई है कि जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, और उस एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे ही बाद में नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इस टाइप से एक एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट उसी के बेसिस पर होता है, फिर उसमें तीसरा एक्सपेरिमेंट उसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके होता है, ऐसा चलता रहता है। अब इसमें 2 चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। तो यूनिफिकेशन में क्या होता है कि एक ही लॉ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि जो एप्पल है वो अर्थ पर ही क्यों गिरता है? प्लेनेट सन के अराउंड मोशन क्यों करते हैं? जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्यों मोशन करता है? तो इन सभी कॉन्सेप्ट को लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से, न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से इन सभी कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक ही लॉ की हेल्प से अगर हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट को, ज़्यादा फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसी को हमने क्या कहा है? यूनिफिकेशन। कि बहुत सारी चीज़ों को हमने एक रूल से एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हमने इजीली एक्सप्लेन किया, उसकी स्टडी की। तो ये क्या है हमारा? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या था? कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमने छोटे छोटे सब सिस्टम्स में डिवाइड करके उसकी स्टडी कर दी। जैसे कि जो थर्मोडायनामिक्स था, थर्मोडायनामिक्स जो साइंस की, फिज़िक्स की जो ब्रांच है, थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स में जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं उसके टेम्परेचर वगैरह की स्टडी की जाती है। ठीक है। अब फिर उसके बाद आई काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ने क्या कहा? काइनेटिक थ्योरी ने कहा कि टेम्परेचर की हम स्टडी तो करेंगे, लेकिन अब उसी टेम्परेचर की स्टडी कहाँ पर करेंगे? एटॉमिक लेवल पर, छोटे लेवल पर, एटम के। कि थर्मोडायनेमिक्स ने टेम्परेचर, एंट्रोपी वगैरह की स्टडी की किस लेवल पर की? मैक्रो लेवल पर, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। फिर काइनेटिक थ्योरी आई। काइनेटिक थ्योरी ने क्या कहा कि टेम्परेचर वगैरह की हम स्टडी तो करेंगे,
लेकिन अब वो स्टडी हम कहाँ पे करेंगे, माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर। तो थर्मोडायनेमिक्स ने बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वही स्टडी की, और जब बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए समझ गए तो उसी ऑब्जेक्ट्स के छोटे छोटे लेवल पर भी हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट की, टेम्परेचर वगैरह की स्टडी की। तो यहीं से फिर वही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर के पर ही उसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ फिजिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का एनसीईआरटी बुक में गिवन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।